हाय बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों की? कैसी चल रही है पढ़ाई? एग्जाम सर पे आ गया है। जनवरी अटेम्प्ट 2024 का सेशन आपके सामने आने वाला है और आपको लग रहा होगा कि सर क्या तैयारी करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा भयावह चैप्टर जो बच्चों को कई बार डरा देता है सवालों को अपीयरेंस को देखकर, तो वो हम कैसे हैंडल करें। और नया सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, टेंजेंट नॉर्मल के सवाल हटाए गए हैं। तो आखिरकार वो जो हटाए गए सवाल है वो अगर अपन सिलेबस से रिमूव कर देते हैं या वो सिलेबस अपन अंडरस्टैंड करते हैं तो किस तरह के नए सवाल हमारे सामने आ सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं। जेई मेन 2023 में या 22 में ऐसे कौन से सवाल हैं जो टेंजेंट एंड नॉर्मल की हेल्प के बिना या उसकी इंफॉर्मेशन के बिना पूछे गए हैं। तो वो देखते हैं कि कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो 20 सवालों के साथ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समराइज करेंगे। देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा पहला सवाल क्या है। देखो, पढ़ लो। अब वो करना क्या है, वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो फटाफट। ये बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना इस बात को। क्या लिखा हुआ है? लेट द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टेक्स a,3 b,5 एंड a,b। देखो ए बी चल रहा है। ध्यान से देखो इंफॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट ए है। इसका मतलब AC लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। मतलब AC क्या है? वर्टिकल लाइन है। AC वर्टिकल लाइन है। बच्चों डायग्राम बनाते हैं, देखो क्या मिल सकता है अपन को। AC वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पर अपन ने बोल दिया ये एक्स कोऑर्डिनेट ए है और ये आपका ए बोल दिया, पॉइंट है a,3 और C है आपका 1,1 है, तो ए को ऊपर कर दो। एक काम करो, 1,1 सर्कम सेंटर है तो ए को ऊपर कर दो, इस बात का ध्यान रखो। और C को कर दो नीचे और C आपका आ जाएगा a,b। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई। इसके बाद b,5 B का कोऑर्डिनेट है, तो मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट B होगा जो b,5 होगा। हमें नहीं पता कहाँ पर होगा, तो B इज b,5। ए को चाहो तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, थोड़ी जगह को मैनेज करने के लिए, और डायग्राम अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने बना दिया a,c। तो यहाँ पर देख लिया AC हमारी वर्टिकल लाइन है, B ये रहा और ये रहा पॉइंट C। अब देखो क्या बनता है। 1,1 जो है वो इसका सरकम सेंटर है, मतलब P1,1 इसका सरकम सेंटर है। अच्छी बात है। इसके बाद सरकम सेंटर क्या होता है? यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा, ये भी कि मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा। तो यहाँ पे कहानी ये निकल के आ रही है। उसके बाद लाइन AP जो है, लाइन AP Q पर आकर मिल रही है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स K1 और K2 है। Q के कोऑर्डिनेट्स K1 K2 है, तो K1 प्लस K2 पूछा है। ये सवाल है। चलो देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं इस सवाल को लेकर। देखो ध्यान से, ये लाइन वर्टिकल है, दिस लाइन इज वर्टिकल जैसी फील नहीं हो रही, थोड़ी सी इसको अपन हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं। फटाफट देखो, ये वर्टिकल आ गई और ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका C है, जिसको हम बोल सकते हैं a,b। तो बताओ ये क्या होगा? a,b + 3/2 मिड पॉइंट होगा ना भैया, ये होगा मिड पॉइंट। ठीक है, और P, इस पॉइंट का नाम दे दो आप, कुछ नाम दे दो D। तो PD लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। PD अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ से बताओ 1,1 ये दोनों पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल हैं तो इसका मतलब ये Y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। तो पहली कहानी निकल के आती है भैया, पहली कहानी इस सवाल में निकल के आ रही है कि 1 बराबर b + 3/2। हॉरिजॉन्टल का मामला है, b-1 आ गया। देखो b-1 आ गया। देखो सवाल का इंफॉर्मेशन कैसे निकाल के दे रहा है, सवाल अपना इंफॉर्मेशन कैसे निकाल के दे रहा है, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट मिल गया a,-1, ये आ गया a,3 अभी भी है, और b पॉइंट आ गया -1,5। थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और ये पॉइंट आपका आ गया a,1 पॉइंट आ गया, d पॉइंट जो है a,1 आ गया। ठीक है, चलो कुछ तो बेटर हुआ। दूसरी सिचुएशन अपन क्या बोल सकते हैं वो देखते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, अपन को ये पता है कि सरकम सेंटर में यहाँ जितना भी डायग्राम बन रहा है उसको देखेंगे तो सरकम सेंटर में यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट AB का मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे AB से, तो वो P से पास होगी। तो ये कहानी का इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से। तो ये B पॉइंट, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a + b/2, और B तो भैया -1 है, B तो भैया -1 है
और यहाँ देखो b-1 आ गया, और देखो एक ही सवाल में पूरा सर्कम सेंटर की कहानी निकल के आ रही है। a-1/2 कॉमा 5 + 3/2 मतलब 4। तो इस पॉइंट को आप ई नाम दे दो सपोज, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ PE इंटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1 होगा। बढ़िया है, अच्छा है। चलो देखते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ PE, इसकी स्लोप बता दो। 4 - 1/a -1/2 -1 मल्टीप्लाइड बाई AD का स्लोप 5 - 3/-1 - a। ये प्रोडक्ट -1 आ रहा है, बताओ क्या मिलेगा। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो 3 × 6 हो गया। a-3 यहाँ आ गया, ये 2 हो गया, तो 2/a+1 हो गया, और बराबर 1 आ गया। बताओ क्या बनने वाला है यहाँ पर। a+1 इंटू a-3 बराबर 12 आ रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन में एक कहानी लिखी हुई है, एक इन्फॉर्मेशन है, a इंटू बी का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब a जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि b ऑलरेडी -1 आ चुका है। a नेगेटिव होगा तभी a इंटू बी का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये गिवन है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि a इंटू, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई। देखो मैं यहाँ पर a की वैल्यू गेस कर रहा हूँ इक्वल टू -3, क्योंकि 12 लाना है तो -3 मैंने गेस कर ली, अदरवाइज क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो a-3 अपन ले आए। a-3 आने के बाद अब सवाल में कुछ बचता नहीं है। यहाँ देखो ये फुट ऑफ, ये जो AQ लाइन होगी, तो AP लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, सो a-3 है तो a is -3,3, p is 1,1। तो AP लाइन की इक्वेशन, AP लाइन की स्लोप कितनी आ गई, 4/-4, तो ये -1 आ गई। तो AP की इक्वेशन आ जाएगी x + y, और ये पॉइंट्स पास होगा x + y 3 - 1 2 आ गई, और -3 - 1 -4 आ गई। तो ये भैया 2 आ रही है ना, ये 2 आ रही है, और ये आ गई आपकी -½ ठीक है, -½ तो यहाँ से मैं AP की स्लोप बोल सकता हूँ। AP की इक्वेशन लिख सकता हूँ डायरेक्टली। बताओ क्या आ रही है, x + 2y बराबर 1,13। चेक कर लो, सही है, AP आ गया, ठीक बात है। अब BC, B पॉइंट है मेरे पास, B कितना है -1,5, C कितना है a, -1, a कितना है -3, तो -3, -1। क्या मैं स्लोप ऑफ BC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 - 1 6 बाई -2 + 2 3 आ गई। तो BC की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3x - y बराबर -1 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, -8 आ गया, -8 आ गया। चेक कर लो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो BC और AP का इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो BC का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं अपन। BC का इक्वेशन है 3x - y बराबर -8, और AC का इक्वेशन जो है वो अभी निकाला अपन ने, x + 2y बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो Q का कोऑर्डिनेट मिलेगा जो है K1 + K1, K2, और K1 + K2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन बड़े आराम से। तो यहाँ पर अपन लगा लेते हैं, क्रैमर रूल लगा लो चाहो तो यहाँ पर अपन बोलेंगे x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, -8 3 -1 2 अपॉन 3 - 1 1 2, और ये सॉल्व होकर आ गया -16 + 3, तो -13/7। और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्रैमर रूल लगा लो फटाफट। यहाँ आएगा 3 1 -8 3 अपॉन 7। ये कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। 9 + 8 17/7 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट 17/7 आ गया। तो इसका मतलब आपसे q का कोऑर्डिनेट है K1, K2। तो K1 की वैल्यू ये रही और K2 की वैल्यू ये रही। तो K1, K2 आ गया। तो K1 + K2 बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बोल दो। -13 और 17 कितना आ गया, 4/7। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आंसर आ गया B। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सर्कम सेंटर पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, मिड पॉइंट, स्लोप वगैरह सब रिवाइज हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो एक ही सवाल काफ़ी है इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। इसका आंसर है भैया B ऑप्शन आंसर है। क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB AC और BC के साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, और सेंट्रोइड खेलना है। एक में सर्कम सेंटर था और यहाँ पर सेंट्रोइड की कहानी आ रही है। तो देखो क्या बोल रहा है सवाल। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। A की इक्वेशन है 2x + y बराबर 0, और AC की इक्वेशन है x - y बराबर 3। BC की इक्वेशन हमें दे रखी है। BC की इक्वेशन क्या है, x + py बराबर 21a। ठीक है, और 1,1 इसका सेंट्रोइड है। 2, A इसका सेंट्रोइड है। तो P 2, A इज अ सेंट्रोइड।
अब आप देख लो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करो, ए आपका 1,-2 आ गया। अब सेंट्रॉइड है तो हम बोलेंगे दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट बाई 3 इज दिस कोऑर्डिनेट। तो बी का कोऑर्डिनेट आप मान लो, क्योंकि बी इस लाइन के ऊपर है, तो बी का कोऑर्डिनेट आप मान लो, एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो t1, वाई की कोऑर्डिनेट -2t1, और सी कोऑर्डिनेट एक्स को t2 मान लो, तो वाई कोऑर्डिनेट t2 -3 आ गया। क्लियर है? अब सुनना, ठीक है, तीनों का सम डिवाइड बाई 3, मतलब 1 प्लस t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 3 इज 1 इज 2, तो ये 6 हो गया। तो यहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3 ये, तो अपन कहेंगे -2 प्लस t2 -3 बराबर 3a। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन निकल के आती है -2t1 प्लस t2 बराबर 5 प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या इससे कुछ कर सकते हैं? देखते हैं। पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो ये पूरा बनता है 3t1 बराबर -3a। तो भैया t1 जो है वो -a आ गया, कुछ सुकून मिला। t1 जो है वो -a आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -a, -2a, जो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये -a आ गया, t1 -a आ गया, तो ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा, तो इसकी हेल्प से मैं t2 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। यहां रख दो -a, है ना। दूसरा एक और फिनोमिना है, एक और आइडिया है कि t1 -a आ गया, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक कहानी और हो गई कि जो b पॉइंट है वो -a, प्लस 2a बनेगा, यहाँ पर 2a, ये सेटिस्फाई करेगा लाइन BC को। तो मतलब वो आ गया। देखो कितना तिकड़म लगाना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ ध्यान रखना पड़ेगा सवाल के अंदर, ये बड़ी बात है। तो इस पॉइंट को यहाँ रख देंगे, तो -a प्लस 2ap बराबर 21a। तो यहाँ से a कॉमन आके कट गया क्योंकि a नॉन जीरो दिया हुआ है। तो 2p - 1 बराबर 21, तो p बराबर 11 आ गया। देखो p मिल गया, a मिल गया, अब कुछ बचा नहीं सवाल के अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस 11y बराबर a नहीं मिला अभी तक अपन को, a नहीं मिला, कोई बात नहीं, कुछ तो मिला 21a। p मिल गया, ये मिल गया, और अब a मिलना अभी अपन को बाकी है। अब a कहां से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं, आप लोग भी गेस कर सकते हो कि कहां से मिलेगा अपन को a। ये c पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट है t2, t2 -3, यह सेटिस्फाई करेंगे लाइन BC की इक्वेशन को, जो है x प्लस 11y बराबर 21a। ये पॉइंट यहाँ पे रख दो, तो t2 प्लस 11t2 -33 बराबर 21a। ठीक है, तो 12t2 -33 बराबर 21a। अब देखो t2 की वैल्यू जो है ना 5 - t1 है, तो ये 12 × 5 - t1 -33 बराबर 21a, और t1 की वैल्यू -a है, तो यहाँ बोलेंगे 60 प्लस 12a -33 बराबर 21a। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि 9a बराबर 60 - 33 हो गया 27, तो a का वैल्यू 3 आ गया। देखो बेटा, अब a मिल गया 3, तो मतलब ये पॉइंट निकल गया -3,6, है ना। a 3 मिल गया, तो उल्टा चलते हैं, a 3 मिल गया तो t1 आ गया -3, t1 -3 आ गया तो t2 आ गया 2, t2 आ गया -8, तो ये पॉइंट आ गया तुम्हारा 8,5। हे प्रभु,
मेरे को B मिल गया, मेरे को C मिल गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी है, तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। आंसर 122 आ गया। ये सवाल में तिकड़म थी, ये सवाल की तिकड़म थी। बोलो पिक्चर समझ में आई? चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है। आप लोग भी हो सकता है इस कैलकुलेशन को एंजॉय किए होंगे। तो कैलकुलेटिव सवालों को समझने की कोशिश करें, उसमें हिडन चीज़ें होती हैं, वहाँ पर डेटा पे फोकस रखने की कोशिश करें। कहाँ पर क्या तिकड़म लग जाए भरोसा नहीं है, तो वो आप अपने प्रैक्टिस में लेकर आए। नेक्स्ट हमारे पास ये आंसर अपन मिला लेते हैं। इसका आंसर है 122। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। A straight line cuts off the intercept OA, A and B on the positive directions of x-axis and y-axis respectively. If the perpendicular from origin O to the line makes an angle π/6 with positive direction of y-axis, देखो positive direction of y-axis बोल दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज गिवन वगैरह वगैरह पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जरा फटाफट समझते हैं कि लिखा क्या हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन OA और OB इंटरसेप्ट काट रही है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये लेंथ A है, तो ये A, 0, ये 0, B, ये ओरिजिन। उसके बाद इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन मेक्स एन एंगल π/6। भैया ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये एंगल π/6 है, तो बताओ भैया ये कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया 98/3 √3, तो आपको A² - B² पूछा, A² - B² पूछा है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस परपेंडिकुलर को P मान लो, तो ये जो लेंथ आएगी ये आपकी बनेगी P sec π/3। अब sec π/3 कितना होता है पता है ना आपको? 2 होता है, तो ये आपका आ गया 2P, और ये लेंथ आएगी P sec π/6, मतलब ये आ गई 2P/√3, क्योंकि cos π/6 होता है √3/2, तो उल्टा हो गया। और अब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ 2P/√3 इंटू 2P इज इक्वल टू 98/√3, क्योंकि ये 98/√3 बन गया। तो काट पीट दो, तो 2P² बराबर 98 आ गया। यहाँ से P की वैल्यू भैया 7 आ गई। P 7 आ गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट A² - B²। अरे यार ये हो गया सवाल ना, A² - B², मतलब ये बनेगा 4P² माइनस दिस स्क्वायर 4P²/3। ठीक है, तो P 7 आ गया, तो 4P² कॉमन ले लो, इंटू 2/3 बोल दो, तो ये 7² 4 इंटू 49 इंटू 2/3। देखते हैं क्या बन रहा है। 98 इंटू 4 392/3 बन रहा है भाई, बड़ा सा आंसर आ रहा है। तो देखो क्या आंसर है, ए ऑप्शन आ रहा है मेरा, तो सही आंसर। ठीक है, तो ये हो सकता है अपने सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट R बी द पॉइंट 3,7 एंड लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। द PQR इज एन इक्वल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा। ये भी थोड़ा आसान सवाल हो गया यार, है ना। देखो ये पॉइंट है 3,7 और ये लाइन है आपकी x + y = 5। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और ये आपके इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये R है, ये P है, ये Q है। आपसे एरिया पूछा, तो एरिया के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे भैया। ये डिस्टेंस D है, ये एंगल आपका 60 है भैया, ये भी 60 है, केवल D निकालना है। और ये आपका आएगा, अगर आप देखना चाहते हो 10 60 D/√3 होता है, तो ये D/√3 हो गया, ये भी D/√3 हो गया। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हाफ बेस 2D/√3 इंटू हाइट, एंड दिस बिकम्स D²/√3। अब D निकालना है, D इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, तो इट्स 3 + 7 - 5/√2 का मॉडुलस, और ये 5/√2 आ गया। थोड़ा आसान सवाल था, 25/2√3 बन गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा देख रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सही आंसर है डी आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट।
Let the abscissa of the 2 points P and Q on the circle be the roots of this equation and the ordinates of the P and Q are the roots of PQ is a diametric. तो डायमेट्रिक फॉर्म है भाई, डायमेट्रिक फॉर्म में कुछ नहीं करना होता, इसको और इसको जोड़ दो, आपका सर्कल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 13 बराबर 0, कुछ बचा नहीं, 2a का वैल्यू -4 आ गया, 2b का वैल्यू 2 आ गया और c का वैल्यू -13 आ गया। ये थोड़ा आसान सवाल हो गया और a प्लस बी प्लस सी हमें निकालने में कोई जोर नहीं आने वाला, a -2 है, b 1 है और c -13 है, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी बोला है, a प्लस बी माइनस सी मतलब 12 आ जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि आंसर भैया इसका 12 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान था, आगे देखते हैं, दोनों सवाल आसान आ गए। तो ये वो सवाल है जिसमें टेंजेंट वगैरह यूज नहीं हो रही है, तो किस तरह के सवाल अपने आने की संभावना है वो अपन देख रहे हैं। तो अभी स्ट्रेट लाइन देख लिया, अब सर्कल देख लेते हैं और इसके बाद फिर अपन आगे की चीजें जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। लेट द मिरर इमेज ऑफ द सर्कल दिस इन द लाइन दिस इज दिस सर्कल। तो इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल C2 देन अल्फा प्लस 6r स्क्वायर क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सर्कल की मिरर इमेज का मतलब ये हो गया, मान लो ये लाइन है, ये सर्कल है, तो सर्कल की मिरर इमेज भी एक सर्कल ही होगा। आपको सेंटर का मिरर इमेज लेना है 1,3 और रेडियस सेम रहेगा, रेडियस जो है वो सेम रहेगा। तो आप इसकी रेडियस निकाल दो, रेडियस आएगी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस अल्फा, तो ये रेडियस आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, दैट विल बी 10 माइनस अल्फा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद 1,3 का रिफ्लेक्शन लेना है अपन को x माइनस वाई प्लस 1 लाइन में, तो यहाँ पे सेंटर आ जाएगा और सेंटर कितना है -5g कॉमा -10 5 से डिवाइड कर दो तो इट बिकम्स -g कॉमा -f, 5 से डिवाइड कर दो इट बिकम्स -g कॉमा -f। तो ये सेंटर भी आ गया भैया, 5 से डिवाइड कर दिया तो सेंटर भी आ गया -g कॉमा -f, रेडियस सेम रहेगी। उसके बाद आपसे अल्फा प्लस 6r स्क्वायर पूछा है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अल्फा इज कनेक्टेड विद द रेडियस, ओके फाइन, चलो देखते हैं, g और f निकालना ही पड़ेगा। तो ये अपन इमेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है इमेज वाला फॉर्मूला, -g - 1 अपॉन 1 इक्वल टू -f - 3 अपॉन -1 बराबर -2 टाइम्स ऑफ। देखो बात को समझो, यहाँ पर इमेज आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, है ना। तो यहाँ पर मैं बस फॉर्मूला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए बेटा साल भर होता है, मैं बस यूज कर रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूले काम में आ रहे हैं और एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो 1,3 1 - 3 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया -g - 1 बराबर 3 प्लस f बराबर 2 से काट दिया, यहाँ पर ऊपर आ गया -1, आगे 1 है तो यहाँ -1 आ गया। तो यहाँ से देखो प्यार से g की वैल्यू निकल दी, g की वैल्यू निकल गई, g बराबर -2 हो गया और f बराबर भी -2 हो गया। तो बताओ g और f आ गए, तो अल्फा आपका आ जाएगा, g और f निकल गए अपने -2 तो अपने पास C2 सर्कल की इक्वेशन आ गई, C2 सर्कल की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4g -4f प्लस 38/5 4y इट्स x, ओके। g और f की वैल्यूज रखी है अपन ने, बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद जो रेडियस होगी वो सेम होगी, तो रेडियस के लिए कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस निकाल दो, यहाँ पर रेडियस कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 38/5, तो 4 और 4 8, 8 माइनस 8 इंटू 5 40, 40 माइनस 38, तो ये आपका आ गया 2/5, ये 2/5 आ गया भैया अंडर रूट का। तो r स्क्वायर इज 2/5, r स्क्वायर 2/5 है, ठीक है। इसके बाद अल्फा की वैल्यू निकाल दो, अल्फा यहाँ रख दो, अल्फा विल बी इक्वल टू 10 माइनस 2/5, तो 50 माइनस 2 48/5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है अल्फा प्लस 6r स्क्वायर। चलो ट्राई करते हैं, 48/5 प्लस 6r स्क्वायर मतलब 6 इंटू 2 है 12/5, तो आंसर आ गया 60/5 मतलब 12 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 12 होगा, चेक कर लेते हैं, इसका आंसर 12 है।
तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं सर्कल में, एंड होप कि अभी तक आपको बहुत कंफर्ट जोन महसूस हो रहा होगा। देखो अगला सवाल देखते हैं। A circle passing through the point alpha comma beta in the first quadrant touches the two coordinate axes at the point A and B. The point is above the line AB. देखो बार बार नहीं बोलूँगा, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन समझना है। तो कुछ ना कुछ आपके जो सोचने का तरीका है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। द पॉइंट P इज अबव द लाइन AB। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो आप सर्कल बनाओ। अब जो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर r, होगा और ये पॉइंट जो होंगे वो r, 0 और 0, r होंगे और ये लाइन है AB। P एक पॉइंट है जो अबव है AB के, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा। अब आपको ये बोला है कि P से यहाँ की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो 11 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर 11 है तो आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, जितनी भी कंडीशंस दे रखी है उनको फील करते हैं और सॉल्व कर देते हैं, बात को समझेंगे। अब देखो यहाँ पर ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, अगर हम जाने तो सर्कल का इक्वेशन होगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ठीक है। दूसरा P पॉइंट की लाइन की डिस्टेंस, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई माइनस आर बराबर 0। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। तो P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मॉडुलस, वो 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस आर का स्क्वायर जो है वो 11 इंटू 2 दिया हुआ है, वो 11 इंटू 2 दिया हुआ है, 11 स्क्वायर इंटू 2 दिया हुआ है। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये मैनेज हो गया, क्लियर है। और दूसरा अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बोलूँगा अल्फा माइनस आर का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस आर का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा आर माइनस 2 बीटा आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 0। आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये आपका बन जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मिल रही है, बस 2 अल्फा बीटा मिसिंग था, तो माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू 11 स्क्वायर इंटू 2 है, तो जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, ये बन जाता है 11 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 121 आ जाती है। तो हाँ, इसका आंसर 121 है, लेकिन किस तरह से सॉल्व हुआ है ये बड़ी बात है। तो देखो ये सवाल जो है घुमावदार होता है, जब आपने सॉल्व करने की कोशिश करी तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कैसे वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशंस की गई है तो ये यहाँ पर स्पीड देती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, आपको करते करते ही आदत हो पाएगी, तो इसलिए पेपर टफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 121 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो लैम्डा लेंथ का है और 2 पॉइंट से सर्कल पर उस सर्कल की पेरीफेरी पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस लैम्डा है। तो बात को समझें कि ये अपना सर्कल है, सर्कल की, और बोला है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3। देखो समझो, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल की रेडियस लैम्डा है और इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो मूव कर रहा है, मतलब ये इस पर स्लाइड कर रही है, ठीक है। और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ भी लैम्डा है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि ये रेडियस लैम्डा, ये लैम्डा। तो बताओ मुझे, तुम लोग लॉजिकली बताओ, क्या ये एंगल ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? यस, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये अपन को समझ में आ गया। दूसरा, इस ए बी के ऊपर एक पॉइंट है जो P है, जो 2:3 में ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो आपसे इस P का लोकस पूछा है, तो कैसा लोकस क्या होगा? लोकस एक सर्कल होगा, बिल्कुल सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस फिक्स होगी और ये रेडियस आपसे पूछिए, ये जो सर्कल होगा तो उस सर्कल की रेडियस पूछिए, मतलब इस OP की डिस्टेंस पूछिए। अब आ जाओ इसको दूसरे सिस्टम में, यहाँ पर फील करो, ये आपका O है, ये आपका P है, ये रेडियस R है, ये लैम्डा है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। और ये 2:3 है, ये A है, ये B है। बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? सेम है कि नहीं? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको।
क्लियर है। अब ये सेम स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है तो आपको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो ध्यान से देखो ये आपका 2:3 है, ये पूरी लेंथ लैम्डा है, तो ये 3 λ/5 आ गई, और ये 3 λ/5 आ गई, तो इस वाले ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। कोसाइन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। cos 60 डिग्री बराबर λ² 9λ² माइनस 2 इंटू माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा इंटू 3 λ/5, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर मैनेज हो रहा है, और ये हाफ हो गया, तो इसकी वैल्यू हाफ आ गई, तो हाफ से यह 2 कट गया, और यहाँ इधर आ गया 3 λ² इक्वल टू 24 λ² माइनस r², और यहाँ से आप r² की वैल्यू निकाल दो, तो r² की वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस 15/25 इंटू λ², और 34 माइनस 15 आ गया आपका 19, तो ये आपका r बराबर √19/5 लैम्डा आ गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया। आप देखो सॉल्व करने के तरीके, सॉल्व करने के तरीके देखो आप, ठीक है। सॉल्व करने के तरीके देखने की कोशिश करो, किस तरह से ये जजमेंट हो रहे हैं सवालों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हाँ इसका आंसर डी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही है, ये अपन ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, x बराबर 2t और y बराबर t²/3 एक कॉनिक है, तो x बराबर 2t, y बराबर t²/3 समझ लेते हैं किस तरह का कॉनिक है। आप एक काम करो, x² जो है वो 4t² आ गया, t² की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x² बराबर 3y आ गया इंटू 4 आ गया, तो x² बराबर 12y आ गया। तो भैया ये पैराबोला है, और कैसा पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि S जो है इसका फोकस है, तो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला, इसका फोकस आएगा 0,3 आएगा इसका फोकस। ठीक है, इसके बाद बोला है ए कोई पॉइंट है इस कॉनिक पर, अच्छी बात है, ए कोई पॉइंट है इस कॉनिक पर, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लो 2t, t²/3, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद बी एक पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ कॉनिक पर है, बी एक पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ कॉनिक पर है, और एएस और एसबी, एबी और एसए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो बी का कोऑर्डिनेट आप मान लो 0, लैम्डा। तो आपसे क्या पूछा है मैं बताता हूँ, आपसे पूछा है कि जो सेंट्रोइड है उसका कोऑर्डिनेट, अगर उसका ऑर्डिनेट जो है वो अगर के है, वेयर ए इज एनी पॉइंट, और उसका ऑर्डिनेट अगर के है, तो लिमिट t टेंड्स टू 1 के की वैल्यू निकालनी है, t टेंड्स टू 1 के की वैल्यू निकालनी है। अब सुन लो, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं कि क्या निकलेगा। यहाँ पर t टेंड्स टू 1 में आप बोल दो कि a जो है आपका 2,1/3 आ गया, टेंडिंग वैल्यू a विल टेंड टू, इफ t टेंड्स टू 1 देन a जो है वो 2,1/3 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर 0, लैम्डा से अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए अपन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, तो लैम्डा माइनस 1/3 स्लोप लिख रहा हूँ अपॉन 0 - 2 इंटू इस लाइन की स्लोप, मतलब वो आएगी 3 - 1/3 अपॉन 0 - 2, ये -1 होना चाहिए, तो लैम्डा माइनस 1/3 इंटू 8/3 बराबर 4 आ गया माइनस का, तो यहाँ पर आपका आ गया 8 λ/3 इक्वल टू 8/9 माइनस 4, तो ये आ गया -36 + 8 -28/9, और ये सॉल्व होकर लैम्डा की वैल्यू बड़ी निकल के आ रही है। 3 काट दो, तो 3 से यहाँ पे नीचे 3 आ गया, यहाँ पर 6 कर दो, लैम्डा 6 हो गया, ठीक है, और ऊपर 4 से काटा तो -7 आ गया, तो -7/6 आ गया लैम्डा। तो देखो बहुत वो नहीं, ऐसी वैल्यू नहीं आ रही कि आपको परेशान करे, नॉट डिफाइंड वैल्यूज नहीं आ रही है, तो -7/6 आ गया, यहाँ पर लैम्डा जो है -7/6 आ गया। ओके, लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन ताकि कोई गलती ना हो। 36, 8 - 36 -28 हो गया, 4 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो -7/6 आ गया। तो अब लैम्डा -7/6 आ गया, तो सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट 0 k है, मतलब समथिंग x1, k है सेंट्रोइड अगर x1, k है तो k की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा प्लस 1/3 प्लस 3/3 यही होगी, और लैम्डा कितना है -7/6, तो ये आएगा -7/6 प्लस 10/3/3, और सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 6 3 18 तो नीचे आ जाएगा,
और यहाँ पर 20 माइनस 7 13 आ जाएगा। तो आंसर के का वैल्यू 13/18 होगा और डी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जो आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल बस डरा रहा था, लिमिट ने बस डराया है इसमें, बाकी कुछ था नहीं सवाल में। बस मन में शांति होनी चाहिए, एग्जाम में पेपर का दे रहा है, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर अपना आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equation of the parabola with whose vertex is this, the directrix is this, तो ये सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर वर्टेक्स दी हुई है 5,4, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 3x + y - 29 = 0। तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी, तो पैराबोला के लिए आप फोकस लिख दो, फोकस जो है इसी लाइन पे लाई करेगा और पैराबोला अपना ऐसा होगा। तो PS बराबर PM से अपन निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे पहले S निकालना पड़ेगा। अब S कैसे निकलेगा बताता हूँ। जो वर्टेक्स है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट 5,4 है, ये मिड पॉइंट होगा S और Z के बीच में। व्हाट इज Z? Z इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और Z कैसे निकालेंगे? V से यहाँ पर अपन लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो अपना Z आ जाएगा। तो उसके लिए आप एक काम करो, इसके ऊपर T पॉइंट मान लो। व्हाट इज द T पॉइंट? मतलब इस Z का कोऑर्डिनेट T की टर्म में मान लो, X को मान लो T और Y आ जाएगा 29 - 3T और इसकी स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसकी स्लोप -3, इसकी स्लोप 1/3 आ गई। तो सीधे सीधे यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। कैसे आएगा? 29 - 3T - 4/T - 5 बराबर 1/3 कर दो। तो ये 25 × 3 हो गया 75 - 90 बराबर T - 5। तो ये 10T बराबर आपका 80 आ गया। तो T बराबर 8 आ गया। T 8 आ गया तो ये पॉइंट मिल गया बेटा 8, 29 - 24 5। अब ये पॉइंट, ये V पॉइंट जो है ये Z और S का मिड पॉइंट है, तो S का कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट के हिसाब से। 8 में क्या जोड़ो कि आधा करने पर 5 आ जाए तो वो 2 हो गया, और 5 में क्या जोड़ो तो आधा करने पर 4 आ जाए वो 3 हो गया। S अपना 2,3 आ गया। अब देखो सवाल बदल गया अपने पास। सवाल क्या बदल गया? यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है 3x + y - 29 बराबर 0। S दिया हुआ है 2,3। आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, तो PS बराबर PM का फंडा लगाएंगे। PS बराबर PM का फंडा लगाएंगे, ठीक है। तो PS बराबर PM कर दो। P मान लो h, k। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कर दो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर बराबर ये आएगा 3h + k - 29/√10 का मॉड का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके आपको आंसर बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो फटाफट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो धीरे धीरे करना। h² + k² - 4h - 6k + 13 बराबर × 10 और यहाँ आएगा 9h² + k² + 841 + 6hk - 58k 6 9s 6 × 9 is 54, 6 2s 29 × 6 करना है ना। 6 9s 54, 6 2s 12, 174। तो ये आएगा -174h और बाकी तो सारी टर्म्स हो गई, करेक्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे अपन। 10h² - 9h² इज h² और h को x रख देता हूं मैं यहाँ पर, x² और 10k² + k² इज उस तरफ k² इधर आएगा प्लस का 9y², ठीक है। और -6xy ठीक है। और इधर आएगा -40h और इधर है -174, तो प्लस का 134h आ जाएगा मतलब x। उसके बाद -60y और इधर है माइनस का 58, तो इधर आएगा माइनस का 2y, ठीक है। और 130 और इधर है 841, 130 माइनस करूँगा तो 711, तो माइनस का 711। तो भैया ये सारे पैरामीटर्स अपन को मिल गए। कंपेयर करके बताओ व्हाट इज a। तो बेटा a है 9, b है -6, ओके, c है 134 और d है -2 और k है 711 माइनस का। और इन सबको जोड़ के अपन को आंसर मिलेगा। तो आप इन सबको जोड़ दो, यहाँ -8 आ गया तो यहाँ 1 हो गया
और 1 यहाँ पर बैलेंस किया तो -710 हो गया। तो 134 -710, आखिरी डिजिट 6 आना चाहिए विद नेगेटिव साइन। एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला 2, -1 एंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, देन ये आसान सवाल है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है 4x - 3y = 21, ये आपको माइनस इक्वल टू 0 कर दो। वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2, 1, तो वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a होती है, तो इसका 4 गुना कर दोगे तो लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगी। तो a आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, तो ये आ जाएगा 8 - 3 - 21/5 का मॉडुलस, और सॉल्व होने पर ये आपका बन रहा है -5 - 26/5, है ना। यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं फिर से। 2, -1 है यहाँ पर, 2, -1 है इसको, क्योंकि मेरे को ऑप्शन दिखता हुआ नजर नहीं आता, तो यहाँ प्लस करेंगे तो ये सॉल्व होकर आपका बन रहा है -10, तो ये 2 हो गया। 2 अगर a आ गया तो 4a जो है वो लेटेस्ट रेक्टम होगा, तो 8 आंसर है। इट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 8 आंसर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, x intercept of a focal chord of a parabola y square = 8x + 4y + 4 is 3, the length of this chord is equal to। देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन थोड़ी सी लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, y square = 8x + 4y + 4 है। आप इसको देखो, y square - 4y + 4 = 8x + 8 है, और ये y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 × x + 1 है, ठीक है। अब अगर आप इसको स्विच करना चाहो y स्क्वायर = 8x से, जहाँ इस कैपिटल Y को लिखो y - 2 और कैपिटल X को लिखो x + 1, तो इस हिसाब से अगर मैं फोकस बोलूँ तो फोकस जो आएगा वो कैपिटल X, कैपिटल Y की फॉर्म में आएगा 2, 0, लेकिन इसको कन्वर्ट करूँगा स्मॉल x, स्मॉल y की फॉर्म में, तो वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो स्मॉल x रखेंगे तो स्मॉल x, कैपिटल X की वैल्यू 2 रख दो तो स्मॉल x 1 आ गया, ठीक है, और कैपिटल Y की वैल्यू 0 रख दो, स्मॉल y 2 आ गया, तो 1, 2 फोकस हो गया। तो शिफ्टेड फॉर्म में ये अपना ऐसा बन गया, ठीक है, शिफ्टेड फॉर्म में ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सवाल क्या बोलना चाह रहा है वो बता रहा हूँ। जो इसकी फोकल कॉर्ड है, मतलब इसमें बोला कि एक फोकल कॉर्ड है जिसका x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब एक फोकस है, फोकस ये रहा S, और उसका x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट का मतलब हो गया वो 3, 0 से पास हो रही है। मतलब फील करो कि कोई पैराबोला है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, उसके फोकस से पास होने वाली लाइन यहाँ पर 3, 0 से पास हो रही है, और फोकस का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है। तो क्या बताओ, मैं इस पैराबोला की स्लोप, इस फोकल कॉर्ड की स्लोप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 2 - 0/1 - 2, बताओ स्लोप कितनी आ गई, -1 आ गई। मतलब मैंने ये पता कर लिया कि ये y स्क्वायर = 8x टाइप का पैराबोला है। तो इसकी एक कोई फोकल कॉर्ड है जिसकी जो थीटा है वो 135 डिग्री है, जिसका जो थीटा है वो 135 डिग्री, ये मैंने पता कर लिया। शिफ्टेड फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल पे, है ना, शिफ्ट करने पर एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 135 डिग्री है, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछे, तो एल फोकल, ये फोकस से पास हो रही है, तो एल फोकल का फॉर्मूला होता है 4a cosec स्क्वायर थीटा। ये कहीं पढ़ा होगा, आज यूज हो गया, 4a। अब a कितना है इसका, 2 है, मतलब 4a 8 है, और cosec स्क्वायर 135 डिग्री, cosec स्क्वायर 135 डिग्री अपन बोल देंगे। तो cosec स्क्वायर 135 डिग्री यहाँ पर आएगा, और ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आपका बन गया 4 × 2 × 2, मतलब 16 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो 16 आंसर कर देंगे अपन इसका आंसर 16 होगा। ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन सवाल यार, सवाल वाकई में डरावने दिखते हैं। आप इनके सॉल्यूशन देखो तो सही, कितने डरावने दिखते हैं ये सवाल, ठीक है। तो इसको आप फील करने की कोशिश करो, ठीक है। इफ द x इंटरसेप्ट ऑफ ए फोकल कॉर्ड, यहाँ पे सेम सवाल है, इसका आंसर 16 है, ठीक है। चलो देखो आगे। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज दिस, b 1/4, इफ दिस इलिप्स passes through the point this,
तो ऐसे बोला हुआ है इसेंट्रिसिटी, इसमें सवाल में कुछ दम नहीं है, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर देंगे और इसेंट्रिसिटी के लिए 1/4 रिलेशन लिख लेंगे। तो 1 - b² जो है वो 1/4 है, तो यहाँ से बोल दूंगा 1/4 का स्क्वायर है, क्योंकि ई का स्क्वायर है, दैट इज ई स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से बोल दूंगा कि b² इज इक्वल टू 1 - 1/16 हो गया, तो यहाँ पे 15/16 आ गया। तो b² की जो वैल्यू है बच्चों वो 15a² होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरा ये यहाँ से पास हो रहा है, आपसे a² + b² की वैल्यू पूछिए, तो a² + b² की वैल्यू अगर आपसे पूछी है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि a² + b² की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल दोगे a² + 15a² / 16 आप उनको निकालना है, मतलब 31a² / 16 निकालना है। मतलब अगर a² की वैल्यू आ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के हिसाब से अपन लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू अपन इसको, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ रख देंगे अपन 16 × 2/5 16 × 2/5 a² प्लस 9/b², b² की वैल्यू रख दो 15a² × 16 बराबर 1 कर दो, और यहाँ पर भी 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो ये 6 × 16 हो गया 96, और यहाँ पर आ गया 6 × 9 × 16, मतलब ये आ गया 144, और नीचे आ गया 15a² बराबर 1, तो यहाँ ऊपर बन गया 230 बन रहा है ना, 16 6 जा 96 हो गया, और ये आपका 144 आ गया, तो 0 यहाँ पर बना, तो ये तो 150 + 240 बन रहा है, तो फिर 240/15 तो 16 हो गया, तो a² की वैल्यू 16 आ गई भैया, a² 16 आ गया, तो यहाँ पे रख दो भैया 16, तो 31/16 × 16, बताओ आंसर कितना आ गया, 31 आ गया। तो इसका आंसर 31 होना चाहिए, बी ऑप्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया वो, इसमें कोई विशेष सवाल था नहीं, तो इसका आंसर अपन ने बी ऑप्शन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। लेट एन इलिप्स विद द सेंटर 1,0 एंड लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ हाफ। तो लेटस रेक्टम की लेंथ सेंटर 1,0 हैव इट्स मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। बताओ, शिफ्ट विफ्ट नहीं करते हैं अपन, बस समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है ना। तो मान लो सेंटर 0,0 है ना, लेटस रेक्टम आपके हाफ लेंथ की है, मतलब ये लेंथ हाफ है, तो 2b² a हाफ है, अच्छी बात है। और ये माइनर, इसका माइनर एक्सिस जो है फोकस पर 60 डिग्री सबटेंड करता है, मतलब माइनर एक्सिस ये फोकस है, लेटस रेक्टम है, यहाँ 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है। आपको पता है माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस a होती है, तो ये भी a हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये a हो गई, और ये आपकी b/2 हो गई, है ना। अब ये पूरा 60 है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये ऊपर भी b है, नीचे भी b है, तो b जो है वो a/2 के बराबर आ गया, क्योंकि 60 होने के लिए 60 होने का मतलब हो गया ये तीनों साइड्स a है, इसका मतलब b जो है वो a/2 आ गया। b जब a/2 आ गया तो b/a बराबर हाफ आ गया, तो इसेंट्रिसिटी जो है वो √1 - 1/4 हो गई अंडर रूट का, तो √3/2 तो इसेंट्रिसिटी हो गई। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो b/a की वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ। उसके बाद क्या पूछा है? लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस। तो इन दोनों रिलेशन से अपन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे आप तो b/a कट जाएगा, b/a कट गया, तो ऊपर आ गया 2b बराबर 1, तो b बराबर हाफ आ गया, जो b बराबर है वो हाफ आ गया। b हाफ आ गया, और यहाँ पर a की बात करते हैं, तो a जो आएगा, b अगर हाफ रख देंगे तो हाफ a1 आ गया, a1 आ गया, b हाफ आ गया। तो पूछा है सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस। मतलब माइनर एक्सिस लेंथ 2b हो गया, मेजर एक्सिस 2a हो गया, तो 2a + 2b स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, पहले सम करो फिर स्क्वायर करो, तो सम किया अपन ने 1 प्लस सम किया 2 + 1 का स्क्वायर, सम किया 2 + 1 उसका स्क्वायर, तो आंसर 9 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सवाल इतना सही था। तो बेटा यही अपन को समझना है कि टेक्निक पे ध्यान देना है कि हाँ भाई सवाल ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आप लोग भी ट्राई करें। The maximum area of triangle that can be inscribed in this ellipse with the vertices on one end of the major axis. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक इलिप्स है, वर्टेक्स में एक एंड पर है, तो मतलब a,0 वर्टेक्स हो गई, और यहाँ पर कोई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, नहीं इक्विलेटरल नहीं बन रहा, ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है
बस ऐसा ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है और कुछ नहीं बोला, है ना। तो मतलब बी और सी वर्टिकल लाइन पे होंगे, है ना, लिखा भी हुआ है पैरेलल टू एक्सिस। इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो 6√3, मतलब मैक्सिमा जो है 6√3 आ रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट आप लिख दो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, b है 2 sin थीटा, तो c का कोऑर्डिनेट आएगा a cos थीटा कॉमा -2 sin थीटा। अब इस हिसाब से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया लिख दो। तो व्हाट विल बी द एरिया इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ थीटा आपका आएगा हाफ बेस आएगा 4 sin थीटा और हाइट आएगी ये डिस्टेंस दैट इज a माइनस a cos थीटा। मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो ट्वाइस ऑफ a sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा। तो ये a एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ गया, da बाई डी थीटा कर दो मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ पर आएगा 2a साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये ट्वाइस ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर 2a, एक आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, एक और है 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, कॉस थीटा की वैल्यूज के हिसाब से अपन इसकी स्लोप को जज करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यूज -1 से 1 होती है, तो यहाँ पर अपन देखें तो एक तो √1 आ रहा है, यहाँ -1 है और यहाँ बीच में -1/2 है। तो -1/2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे, सपोज आप डालते हो 0, तो कॉस थीटा 0 डालते हो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो उसके हिसाब से इसके हिसाब से स्लोप अगर जज करेंगे तो माइनस का मतलब हो गया स्लोप नेगेटिव, तो ये स्लोप ऐसे आएगी, स्लोप माइनस का मतलब हो गया स्लोप नेगेटिव हो गई, है ना। मैक्सिमा की बात हो रही है ना, हाँ, स्लोप नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन इसके ये मत सोचना कि -1/2 पे मैक्सिमा आ रहा है, कॉस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने 0 से पाई के इंटरवल में, तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूज जज करें तो ये वैल्यूज जो मिनिमा है मैक्सिमा कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी मैं समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइए आप लोग। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कॉस जो है 1 कहाँ होता है, 0 पर होता है, कॉस -1 का होता है पाई पर होता है, और कॉस -1/2 का होता है 2π/3 होता है। तो 0 से 2π/3 में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। अब देखो फील हुआ कि नहीं, मतलब थीटा के हिसाब से अपन लोग मैक्सिमा मिनिमा जज करेंगे, तो यहाँ पर 2π/3 पर मैक्सिमा आ रहा है, तो इसका मतलब a ऑफ 2π/3 का जो वैल्यू है, a ऑफ 2π/3 का जो वैल्यू है वो 6√3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलना चाहता है सवाल। तो यहाँ पर 2π/3 रख दो, उसके बाद क्या बोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स पूछा है, तो इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, अपन को a का वैल्यू मिल जाएगा तो इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी। तो बस बताओ a ऑफ 2π/3 मतलब a ऑफ 2π/3 बराबर 6√3, और a जो आ रहा था वो आ रहा था 2a इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा था, इसमें थीटा की वैल्यू 2π/3 रखेंगे और बराबर 6√3 के बराबर कर देंगे, तो ये आएगा 2a इंटू साइन ऑफ 2π/3 हो गया √3/2 और कॉस ऑफ 2π/3 हो गया -1/2, 1 प्लस हाफ जो है वो आ गया 3/2 बराबर 2 इंटू 3√3। 2 इंटू 3√3 लिखने में मज़ा आया क्योंकि a की वैल्यू यहाँ से 4 दिख गई, a 4 दिख गया, b जो है वो 2 है, इसेंट्रिसिटी i के नहीं आई, √1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर 4/16 यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, √1 माइनस 1/4 √3/2 यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ जाएगी और आंसर अपना a आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यस, कैलकुलेशन अपन को करना है, इसमें आंसर ए है इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस करके अपने रिदम को गेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फुल आपको डेटा याद होना चाहिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। थोड़ा इनिशियली टाइम लगेगा, आप ये मत सोचो कि ये वाली स्पीड कैसे आएगी, ये वाली स्पीड आएगी लेकिन आपको करना पड़ेगा, मतलब सपने में नहीं आएगी, सोचने से नहीं आएगी, आपको करते 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 अपने आप आएगी। तो एक बार कर लो, फिर दोबारा सेम सवाल को करो, आपको दिखने लग जाएगी चीज़ें, और जब चीज़ें दिखने लग जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो वो चीज़ें, ये लाइन जो है इलिप्स को 2 पॉइंट पर मिल रही है, और इफ रेडियस ऑफ द सर्कल विद PQ एज डायमीटर इज 3r स्क्वायर, तो PQ डायमीटर मतलब PQ की लेंथ जो है वो 2r है, तो आपसे 3r का होल स्क्वायर पूछा है, इसका मतलब आपसे पूछा है PQ 3PQ/2 का होल स्क्वायर पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब PQ क्या है, जहां पर लाइन मिल रही है, तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब आप समझ लो इसमें कुछ है नहीं, ये एलिप्स है, इसको कोई लाइन मिल रही है y बराबर x+1, p और q पे मिल रही है, आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। मान लो p जो है x1, y1 है,
मान लो कि x2, y2 है, तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। और ये यहाँ पर बोल सकता हूँ y1 जो है x1 + 1 होगा और यहाँ पे y2 जो है वो x2 + 1 होगा। तो इसके हिसाब से बताओ PQ का स्क्वायर क्या आएगा। PQ का स्क्वायर आएगा आपका √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब y1 - y2 जब करोगे तो वो भी x1 - x2 ही आएगा। तो खूबसूरत बात ये है कि ये आपका बन जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर ये बन गया, ट्वाइस ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, तो PQ स्क्वायर आ गया। तो आपको केवल x1 - x2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये लाइन इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी। तो वहां से मेरे पास इसको y = x + 1 कर दो, बताओ x में क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी? बन गई सर बन गई, ये क्वाड्रेटिक बराबर 4 हो गया। तो ये आपका बनेगा 3x² + 4x - 2 = 0। इसके दो रूट्स हैं x1 x2। तो बताओ यहाँ से x1 - x2 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। x1 + x2 का होल स्क्वायर - 4x1 x2। बताओ यहाँ से सम ऑफ रूट -4/3 का स्क्वायर -4 × -2/3। तो यहाँ पर 16/9, मतलब मैं बोल रहा हूँ x1 - x2 का होल स्क्वायर बराबर 16/9 और यहाँ पर आपका आ रहा है +8/3। इसका एलसीएम ले लो, 9 16 + 24, तो ये 40/9 आ गया। तो बताओ यहाँ से PQ ये आ गया। तो PQ स्क्वायर जो है वो आपका आएगा 2 × x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 40/9, तो ये आपका 80/9 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपसे 3PQ/2 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 9 × PQ²/4 और सॉल्व होने आते हैं 9/4 × 80/9 कट गया भैया और ये 20 आ गया। तो 20 इज द आंसर। क्लियर है? 20 आंसर है भाई इसका। ठीक है, आप इन सवालों को सॉल्व करें। मतलब ये सेशन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए, ये छांट के लाए हैं आपके लिए सवाल, और ये सवाल आपके लिए फिल्टर इसलिए किए गए हैं कि आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को फील करा सकें। ठीक है, तो इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट की जो फीलिंग है वो कैसी होगी वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतने सारे सवाल जेईई मेन ने पूछे तो उनको लगा कि हाँ, टेंजेंट नॉर्मल के बिना भी हम अच्छे सवाल पूछ सकते हैं या कंसेप्चुअल सवाल पूछ सकते हैं। इस वजह से वो ये सारा सेशन, ये सारा जो सिलेबस से हटाने वाला जो कार्यक्रम है वो किया गया। देखते हैं अब क्या होता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है। अब आगे क्या बोला है, ये पैराबोला और ये हाइपरबोला और ये एलिप्स इस तरह से है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ H इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E, मतलब दोनों की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम है। तो हाइपरबोला की लेटेस्ट रेक्टम 2b² होती है और इलिप्स की भी लेटेस्ट रेक्टम 2b² होती है, डिपेंडिंग ऑन द जो हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो और रेस्पेक्टिवली इलिप्स की मेजर एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल हो। तो 2b² दोनों की लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो उसके हिसाब से उठाएंगे इस सवाल को। 2b², इसका b1 है तो 1² a इज इक्वल टू, इलिप्स को आप थोड़ा रीफॉर्म कर दें। इलिप्स आपका बनेगा x² / 4 + y² / 3 बराबर 1। तो इसका आएगा 2b² मतलब 3/2। तो बताओ यहाँ से a निकल गया नहीं निकल गया? a निकल गया अपना आराम से। a जो है वो 2/3 आ गया। ओहो, a 2/3 आ गया, है ना। उसके बाद क्या बोला है, दोनों की इसेंट्रिसिटीज की वैल्यू निकालनी है। मतलब सवाल में दम नहीं है। E ऑफ E निकालेंगे, E ऑफ E का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 - 3/4 आएगा, जो कि 1/4 आ रहा है। अच्छी बात है ना। और हाइपरबोला की E ऑफ H का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 1 + b² / a² 4/9। तो ये सॉल्व होकर 1 + 9/4, ये सवाल आसान हो गया, 13/4 आ गया। दोनों का सम आ गया 12/4। सो EH का स्क्वायर प्लस EE का स्क्वायर आपका आ गया 14/4। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया इन्होंने? अच्छा, 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हम भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ गया 14/4 ना 3, तो 42 बच गया भैया। तो 42 आंसर है इस क्वेश्चन का।
सवाल में कुछ भी टाइम नहीं लगा। बट डरने वाली बात थी, आपको आइडेंटिफाई करना था कि सवाल करना कैसे। डरने वाली बात ये थी कि मतलब आपको, मतलब आप डर जाते हो कॉनिक के सवाल को लेकर, लेकिन समझो सवाल कंसेप्चुअल आए तो खेल सकते हो, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अब लग रहा होगा कि हम कॉनिक कर सकते हैं। कॉनिक का डर होता है बच्चों के अंदर, बताओ कंसेप्चुअल सवाल आए तो कर सकते हो ना। बस ये सोचना शुरू करो कि कम से कम जो फंडामेंटल सवाल है वो तो कर लेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए सेशन लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है। ये कोई हाइपरबोला है जिसके सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस दिए हुए हैं। मतलब समझो ट्रांसवर्स एक्सिस प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का सम जो है 4 टाइम्स ऑफ 2√2 प्लस रूट ऑफ 14 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 4√2 प्लस 2√14 है। इतना मेरे को समझ में आ गया है ना, इतना समझ में आ रहा है साफ साफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा और बैलेंस कर सकते हो। a प्लस बी की जो वैल्यू है, इसमें से 2√2 कॉमन आ रहा है तो वो 2 प्लस √7 बन रहा है, वो 2 प्लस √7 बन रहा है। पता नहीं क्या होगा इसमें, 2 प्लस √7 बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। अब उसके बाद क्या बोला, इसेंट्रिसिटी √11/2 है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है वो 11/4 है। तो यहाँ से भी अपन को कुछ चीज़ें मिलेगी, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर इसको -1 कर दो ना, ये 1 इधर ले जाओ, 7/4 आ गई। तो बताओ बी की वैल्यू लिख सकते हैं अपन, बी आ गई √7/2a। ओके, ये वैल्यू यहाँ रख दो, सवाल में दम नहीं बचा। a प्लस √7/2a बराबर 2√2 इंटू 2 प्लस √7, पूरा सॉल्व होगा 2 प्लस √7। देखो ये इसीलिए बना था a/2, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा खेल नहीं किया है। 2 प्लस √7 यहाँ पर काट दो, कट गया। तो यहाँ से आप देखो कि a का वैल्यू आ गया 4√2, a 4√2 आ गया। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा 7√7/2 इंटू a, √7/2 इंटू 4√2, तो ये आपका आ गया 2√14। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो वो आपका बनेगा 16 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 14। तो 4 कॉमन ले लो और यहाँ पर बच रहा है 4 कॉमन लेने के बाद 8 प्लस 14, तो ये आपका बन गया 4 इंटू 22, जो कि आंसर 88 दे रहा है। तो 88 इस सवाल का आंसर है। तो देखो कितने बढ़िया से तरीके से सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है k with the smallest even value such that eccentricity of this key is a rational number। तो समझो eccentricity कैसे निकालेंगे। eccentricity of this will be 1 plus 3 plus n upon 1 plus n, 2n plus 4 upon n plus 1। तो ये आपका eccentricity का एक्सप्रेशन हो गया अंडर रूट के साथ। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और n आपका नेचुरल नंबर है, और n जो है आपका इवन नंबर भी होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो n की वैल्यू अपन को डालनी पड़ेगी। तो n इवन अगर अपन डालेंगे तो उसके हिसाब से अपन बस वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ देखो ऊपर में अगर आप n की वैल्यू रखते हो, मान लो 1 तो नहीं रख सकते, इवन रखनी है, तो 2 रखने पर नीचे आपका जो है n+1 भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो n+1 परफेक्ट स्क्वायर कब कब हो सकता है, जब n आपका 24 हो। भाई ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर और नीचे भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। या फिर भाई n+1 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो n+1 किस किस का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक तो n आपका इवन है तो 1+1 करेंगे तो ऑड का परफेक्ट स्क्वायर मतलब 9 हो सकता है। या फिर ऑड का परफेक्ट स्क्वायर 1 तो हो नहीं सकता, 3, 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी 25, n+1 25 हो सकता है, और 5 के बाद 7 49 हो सकता है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो जब आप n की वैल्यू 8 रखते हो तब क्या n = 8 के लिए चेक करते हो, तब क्या होता है, ऊपर आ रहा है 2 कॉमन आकर 8 + 2 बन रहा है और नीचे बन रहा है 9। नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, रैशनल बनने के लिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा n की वैल्यू आप दूसरी रखो, n की वैल्यू n+1 25 आने के लिए n की वैल्यू 24 रख के देखो, e आपका बन जाएगा 2 × 24 + 2 / 25। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट n जब आप 49 n+1 49 है तो n जब आप 48 रखोगे, e आपका बनता है 2 × 50 / 49। और तो ये देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये 10/7 आ गया। तो व्हाट इज द लीस्ट
इवन इंटीजर, तो ये आपका 48 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि n आपका 48 आ चुका है। उसके बाद आपसे पता है क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछिए एच की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b² a होता है। अच्छी बात है, 2 इंटू b स्क्वायर कितना आ गया 3 + n और a कितना आ गया √1 + n, तो ये आ गया 2 इंटू n की वैल्यू 48 तो ये 51 आ गया और नीचे आ गया 7 तो ये आपका आ गया 102/7 तो ये L आ गया। आपसे 21L की वैल्यू पूछिए तो 21L की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 102 जो कि आ गया 306। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो 306 इज द आंसर। तो किस तरह से अपन चीज़ों को यहाँ डेवलप करते हैं ये देख रहे हैं अपन। और इसके बाद ये देखिए अगला सवाल, फोकस दे रखा है किसी हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला के दो फोकस दे रखे हैं हमारे पास, एक S1 1 - √2, एक S2 1 + √2, 0, 0। दो फोकस के बीच में डिस्टेंस होती है 2AE, ये सब हमें पता है। और इसेंट्रिसिटी √2 दे रखी है, E आपको √2 दे रखी है, ये 1 - √2, 0 है। तो 2AE का वैल्यू जो है वो 2√2 आ गया। तो AE का वैल्यू √2 आ गया, E की वैल्यू √2 रख देंगे तो A का वैल्यू आ गया A × √2 = √2 तो A = 1 आ गया। A1 आ गया। तो उसके बाद अंडर रूट ऑफ A² + B² की जो वैल्यू होती है वो AE होती है। A1 आ गया और E जो है वो √2 आ गया। स्क्वायरिंग कर दो, A² + B² = A² E² आ गया। देखो कितने सारे फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। A² E² मतलब 2 आ गया तो B² भी 1 आ गया। B² 1 आ गया तो आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 2b² a होता है। तो वैसे तो ये E = √2 के लिए आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसमें 2a होती है क्योंकि a = b आ गया तो वहां से भी बोल सकते हैं a = b आ गया तो यहाँ से 2a बोल दो तो भी आंसर 2 निकल के आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दोनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो गई। तो यहाँ पर ये सवाल हमारा आराम से सॉल्व होता हुआ नजर आया। एंड यहाँ पर एक शानदार चीज़ के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। मेहनत इतनी शांति से और खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।